मेरा नाम रवि है। ये कहानी मेरी मोहब्बत की, मेरी नादानियों की और उस सज़ा की है जो मैंने अपने ही हाथों से लिखी। शुरुआत में सब कुछ साधारण और खूबसूरत था, लेकिन फिर धीरे-धीरे कुछ चीज़ें बिखरने लगीं। पिताजी के देहांत के बाद ददिहाल वालों ने हमें घर से निकाल दिया। ऐसे मुश्किल वक्त में हम नानी के घर आकर रहने लगे। मामा दूसरे शहर में नौकरी करते थे और उनका परिवार भी वहीं रहता था। लेकिन नाना जी का जो पुश्तैनी मकान था, उसे छोड़कर नानी नहीं जाना चाहती थी, इसलिए मामा ने हमें भी नानी के पास ही रहने को दिया। जब मैं वहां पहुंचा तो वहां मेरी ही उम्र की एक लड़की थी। धीरे धीरे पता चला कि वो अनाथ है और मामा के स्वर्गवासी दोस्त की बेटी है, जिन्हें नानी बहुत अच्छे से जानती थी। नानी के कहने पर ही वो लड़की उनके साथ रह रही थी और उसकी देखभाल भी वहीं करती थी। धीरे धीरे वो बचपन से ही मेरे बहुत करीब हो गई। हम साथ में खेलते, हंसते, रोते, सब कुछ साथ सीखते। जहाँ बाकी लड़कों को खिलौने पसंद आते थे, मुझे नम्रता के साथ वक्त बिताना अच्छा लगता था। वह हमेशा चुप रहती, धीरे से बोलती और जब हंसती तो लगता जैसे कोई पुरानी खुशबू दिल में उतर गई हो। मैं शायद तब नहीं जानता था कि वो मेरी मोहब्बत है, लेकिन जब वो 2 दिन के लिए भी कहीं चली जाती तो दिल में अजीब सी बेचैनी होने लगती थी। वक्त गुजरता गया, हम बड़े हुए, मैं कॉलेज जाने लगा, वो अभी स्कूल में थी, लेकिन हमारी दोस्ती वैसी ही रही जैसी पहले थी। फर्क बस इतना था कि अब मेरे दिल में एक अनजानी सी बेकरारी रहने लगी थी। उसकी खामोशी, उसकी आंखों की उदासी मुझे चुभती थी। वो अक्सर शाम को नानी के घर के काम में हाथ बटाती थी, लेकिन जब भी मैं आता, तुरंत मेरे सामने आकर बैठ जाती। एक दिन वो बोली, रवि, अगर मैं नहीं रही तो क्या आप मुझे याद करेंगे? मैं हंसने लगा। दिल में कुछ अजीब सा हुआ। बकवास मत करो। तुम नहीं रही मतलब? तुम तो मेरे बिना रह ही नहीं सकती हो। वो मुस्कुरा दी। कुछ कहने ही वाली थी कि नानी ने उसे अंदर बुला लिया। उस शाम मैंने माँ से कहा, माँ, मुझे नम्रता से शादी करनी है। माँ हैरान रह गई। कुछ देर चुप रही, फिर बोली, बेटा, वो तो एक अनाथ है। तुम्हें और भी अच्छे रिश्ते मिल सकते हैं। मैंने नजरें झुका ली, लेकिन जुबान मजबूत थी। मुझे रिश्ते नहीं, नम्रता चाहिए। कुछ दिनों की बहस के बाद माँ मान गई। नानी तो पहले से ही खुश थी और जब नम्रता लाल जोड़े में मेरे सामने आई तो लगा जैसे जिंदगी पूरी हो गई हो। हमारी शादी धूमधाम से हुई। सपना देखा और सपना सच हुआ कि रवि को नम्रता मिल गई। शादी के बाद की जिंदगी सपने जैसी थी। वो सुबह मेरे लिए चाय बनाती, मैं उसके लिए फूल लाता। रवि, तुम इतने अच्छे क्यों हो? मैं हंसता, क्योंकि मेरी पत्नी दुनिया की सबसे प्यारी औरत है। वो शर्मा कर नजरें झुका लेती। वो ज्यादा बोलती नहीं थी, लेकिन उसकी आंखों में सब कुछ होता था। कभी खुशी, कभी फिक्र, कभी प्रार्थना। एक दिन मैं ऑफिस से देर से आया। वो दरवाजे पर खड़ी मेरा इंतजार कर रही थी। आप थक गए होंगे, खाना लगा दूं? मैंने उसका हाथ थामा। पहले ये बताओ, तुम थकी हो? तुम खुश हो? वो हल्के से मुस्कुराई। मुझे लगता है मैं दुनिया की सबसे खुशकिस्मत औरत हूँ। मैं उसकी आंखों में देखता रहा। दिल में बोला, भगवान, ये पल कभी खत्म ना हो। वो अक्सर छोटी छोटी चीजों में खुश हो जाती थी। मैं सैलरी मिलते ही उसके लिए चूड़ियां लाता, कभी कोई चॉकलेट तो कभी किताब, और वो ऐसे खुश हो जाती जैसे कोई खजाना मिल गया हो। रवि, तुमने मुझे दुनिया का हर सपना दे दिया है। मैं कहता, अभी सपना बाकी है। मैं तुम्हारे लिए सब कुछ बनूंगा। हमारे दिन, हफ्ते, महीने गुजरने लगे। मैं कभी उसके काम में हाथ बटाता, कभी हम दोनों नानी के पास बैठकर हंसते। मैं ऑफिस के किस्से सुनाता, वो मुस्कुराती। जब भी थकान होती वो मेरा सिर दीवाने बैठ जाती। तुम्हें मुझसे शादी करके क्या मिला? प्यार, सच्चाई। एक शाम मैंने उससे कहा, आज ऑफिस की पार्टी है, चलो तैयार हो जाओ। वो पहली बार मेरे साथ बाहर निकल रही थी। जब वो नीली साड़ी में कमरे से निकली तो लगा जैसे वक्त थम गया हो। क्या देख रहे हो? अपनी किस्मत। वो शर्मा गई। कुछ लोग कहते हैं मोहब्बत वक्त के साथ फीकी पड़ जाती है, लेकिन मेरे लिए वो दिन जब नम्रता मेरे घर आई, मेरा दिल ले गई। हर लम्हा उसकी खुशबू में ढल गया। हमारी शादी को 6 महीने हो चुके थे, लेकिन मेरी कहानी तो अभी शुरू हुई थी। जिंदगी अपनी रफ्तार से चल रही थी, लेकिन घर में एक खामोशी सी रहने लगी थी। नानी का व्यवहार पहले जैसा ही था, लेकिन माँ के चेहरे पर अक्सर सोच का बोझ दिखने लगा था। एक दिन जब मैं ऑफिस से आया, माँ आंगन में बैठी थी और नम्रता उनके सामने चाय रख रही थी। तुम दोनों की शादी को आधा साल हो गया है रवि, अब कोई खुशखबरी भी देनी चाहिए।
मैंने हल्के अंदाज में कहा, माँ, अभी तो वक्त है, सब ठीक हो जाएगा। माँ ने चाय का कप रखते हुए कहा, अच्छा, तब होगा जब गोद भरेगी। औरत की इज्जत तभी बनती है जब वो माँ बनती है। मैंने नम्रता की तरफ देखा, वो नजरें झुकाकर अंदर चली गई। मुझे लगा जैसे उसके कदम कुछ ज्यादा भारी हो गए हों। मैं माँ से उलझना नहीं चाहता था, इसलिए चुपचाप कमरे में चला गया। उस रात हमने बात छेड़ी। क्या तुम्हें लगता है माँ ठीक कह रही है? नहीं, मैंने कहा, तुम मेरी पत्नी हो, मेरा प्यार। औलाद हो या ना हो, तुम हो, बस यही काफी है। नम्रता ने मेरी तरफ देखा, फिर चुप हो गई। अगले कुछ दिनों में माँ का दबाव बढ़ने लगा। कभी किसी डॉक्टर का जिक्र करती, कभी कहीं माथा टेकने की बात करती। फिर एक दिन एक ताबीज लेकर आई, ये नम्रता के गले में बांध देना। माँ, आप इन सब बातों पर विश्वास करती हैं? विश्वास करती हूँ या नहीं, पर मैं एक माँ हूँ और हर माँ चाहती है कि उसका वंश आगे बढ़े। मैंने वो ताबीज नम्रता को दे दिया। वो चुपचाप लेकर चली गई। ना उसने कुछ पूछा, ना कुछ कहा। एक शाम माँ ने नानी से भी बात छेड़ दी। मेरी बहू बड़ी प्यारी है, पर भगवान जाने कब तक इंतजार करना पड़ेगा। नानी ने साफ शब्दों में कहा, हर चीज वक्त पर आती है, ये भगवान की देन है, इसमें जबरदस्ती नहीं हो सकती। लेकिन इन बातों ने घर का माहौल बदल दिया था। पहले नम्रता खुलकर बात करती थी, अब वो चुप हो गई थी। रात को देर तक जागती रहती, कभी कभी आंखें लाल होती, मगर कहती कुछ नहीं थी। मैंने एक बार कहा, अगर तुम चाहो तो हम डॉक्टर के पास जा सकते हैं। अभी क्यों? हमें कुछ वक्त और देना चाहिए ना, शायद सब ठीक हो जाए। मैंने सर हिला दिया। सच तो ये था कि मुझे भी जल्दी नहीं थी, लेकिन हर तरफ से बातें बढ़ती जा रही थी। फिर माँ की तबीयत बिगड़ने लगी। उनकी सांसें चढ़ती, सीने में दर्द होता। अस्पताल ले गए तो पता चला कि दिल की तकलीफ है। कुछ दिनों तक वो अस्पताल में रहीं। मैं और नम्रता बारी बारी से देखभाल करते। माँ के आखिरी दिनों में भी वही सवाल उनकी जुबान पर था, रवि, मेरी आखिरी इच्छा है कि मैं तुम्हारी औलाद को देख सकूं। मैं खामोश हो गया। इसका जवाब मेरे पास नहीं था। मैंने उनके सर पर हाथ फेरा। माँ, आप प्रार्थना करिए, बाकी भगवान की मर्जी। कुछ दिनों बाद माँ हमें छोड़ गई। उनके अंतिम संस्कार में सब आए, सब ने प्रार्थना की, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी उलझन रह गई। माँ की इच्छा पूरी नहीं हो सकी और ये सोच मुझे अंदर ही अंदर खा रही थी। इसके बाद नम्रता और मैं खामोश हो गए। वो ज्यादा वक्त नानी के पास गुजारती और अक्सर किताबों में खोई रहती। मैं महसूस करता कि उसने खुद को किसी हॉल में बंद कर लिया है। एक दिन मैं घर आकर बोला, चलो बाहर चलते हैं कुछ दिनों के लिए, शहर से बाहर, कोई पहाड़ी इलाका। वो मुस्कुराई, आपको लगता है कि हम इस सब से भाग सकते हैं? नहीं, लेकिन शायद थोड़ा आराम मिल जाए। हम पहाड़ी इलाके पर चले गए। 2 दिन बर्फबारी देखी, कॉफी पी, बाजार घूमे, थोड़ा हंसे भी, लेकिन वो हंसी जल्दी ही फीकी पड़ गई। वापस आकर नम्रता ने कहा, आपने जो सब कुछ किया है उसके लिए थैंक यू, लेकिन दिल का बोझ अभी भी वैसा ही है। मैंने उसे गले लगा लिया। हमें एक दूसरे का सहारा है। बच्चे ना भी हों तो हम एक दूसरे के लिए काफी हैं। वक्त गुजरता गया। कुछ चेकअप भी करवाए, लेकिन रिपोर्ट्स नॉर्मल थी। डॉक्टरों ने कहा, ऐसा होता है, कुछ वक्त लगता है, परेशान ना हो। लेकिन वक्त ही तो वो चीज थी जो गुजर रही थी और हमारे हाथ कुछ नहीं आ रहा था। अब शादी को 2 साल होने वाले थे। आसपास के लोगों की नजरें भी बदलने लगी थी। कुछ रिश्तेदारों ने बातों में तंज शामिल कर लिया। बच्चे की खबर कब आएगी, या फिर जिंदगी वैसे ही गुजारनी है। मैं सुनता और नजरअंदाज करता, लेकिन नम्रता ये सब सुनकर अंदर ही अंदर टूट रही थी। अब वो खुद मुझसे सवाल करती, अगर बच्चा कभी नहीं हो सका तो? मैंने कहा, तो क्या, तुम हो ना, बाकी सब वक्त की बात है। ये कहकर मैं मुस्कुराता, लेकिन मेरी मुस्कुराहट में यकीन कम और तसल्ली ज्यादा होती थी। ये वो मुकाम था जहाँ मोहब्बत अपनी असली परीक्षा में दाखिल हो चुकी थी और मैं अभी भी यही समझता था कि हम ये सब झेल लेंगे। लेकिन जिंदगी ने जो सोच रखा था वो हमें पता नहीं था। वक्त गुजरता गया और हमारी जिंदगी अब बदलने लगी। मैं सुबह ऑफिस चला जाता, नम्रता घर में छोटे मोटे काम करती, कभी नानी के पास चली जाती, कभी किताबों में खो जाती। मगर औलाद ना होने का दुख कहीं न कहीं बाकी था। हमने जीने का तरीका बदल लिया था। एक दिन मैं ऑफिस से आया तो नम्रता किचन में सब्जी काट रही थी। मैंने देखा उसकी रंगत पहले से ज्यादा पीली हो गई थी। पूछा, तबीयत तो ठीक है? उसने नजर चुराकर कहा, बस लगता है मौसम में बदलाव है, उसी वजह से थोड़ा जुकाम हो गया है। मैंने कहा, ऐसी मामूली बीमारियां अक्सर हो जाती हैं।
यही सोचकर मैंने वो बात वहीं छोड़ दी। लेकिन अगले दिन जब मैं उठा तो नम्रता ने नाश्ता नहीं बनाया था। वो कमरे में कंबल ओढ़े लेटी थी। क्या हुआ? रात से बुखार है और खांसी भी। मैंने उसका माथा छुआ, वाकई बहुत गर्म था। मैंने तुरंत क्लिनिक जाने की तैयारी की। डॉक्टर ने चेकअप किया, दवा दी और कहा बुखार मामूली लग रहा है, दवा से ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर 2-3 दिन में ठीक ना हो तो फिर कुछ टेस्ट करवाइएगा। 2 दिन गुजर गए, बुखार और खांसी में कोई फर्क नहीं। तीसरी रात को वो बार बार उठकर पानी पीती। खांसी इतनी तेज आ रही थी कि सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था। मैंने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। वहां कुछ ब्लड टेस्ट करवाए, फिर अगले दिन रिपोर्ट आ गई। डॉक्टर ने कमरे में बुलाया। रवि साहब, हमें कुछ कॉम्प्लिकेटेड चीजें नजर आई हैं। आपको सच्चाई सुनने के लिए तैयार होना चाहिए। मैं थोड़ा परेशान होकर बैठ गया। क्या बात है? डॉक्टर ने गहरी सांस ली। आपकी पत्नी को कैंसर है। मेरे हाथ से फाइल गिर गई, जैसे एक लम्हे में सब कुछ बदल गया हो। ये आप क्या कह रहे हैं? कोई गलती तो नहीं? डॉक्टर ने रिपोर्ट्स दिखाई, नंबर, ग्राफ। हम और टेस्ट करवाएंगे, लेकिन इस वक्त जो लक्षण हैं वो कैंसर की तरफ ही इशारा कर रहे हैं। आपको सावधानी और तुरंत इलाज करवाना चाहिए। मैं अस्पताल से बाहर निकला, सर्दी के बाद भी पसीने में भीगा हुआ। गाड़ी की सीट पर बैठकर मैंने हाथों से चेहरा ढक लिया। दिमाग ठंडा हो चुका था। ये वो खबर थी जो इंसान को अंदर से तोड़ देती है। घर पहुंचा तो नम्रता सोफे पर लेटी थी। मुझे देखकर बोली, क्या हुआ? रिपोर्ट्स आ गई? मैंने नजर चुराई। बस वायरल है, कुछ कमजोरी है, दवा दे दी है डॉक्टर ने। वो मुस्कुराई। अच्छा, मुझे भी लग रहा था कि कोई बड़ी बात नहीं है, बस थकान हो गई है शायद। मैंने जबरदस्ती मुस्कुराकर कहा, आराम करो, सब ठीक हो जाएगा। उसी रात मैंने खुद से वादा किया कि मैं नम्रता को सच नहीं बताऊंगा। वो बहुत कमजोर हो चुकी थी। उसकी हालत पहले ही बिगड़ रही थी। अगर उसे पता चल गया कि वो कैंसर की शिकार है तो वो मानसिक तौर पर टूट जाएगी। मैंने अगले दिन बड़े अस्पताल से अपॉइंटमेंट ली और पूरा चेकअप करवाया। कुछ टेस्ट और होने के बाद ये पक्का हो गया कि हाँ, उसे कैंसर है। डॉक्टर ने एक महंगा इलाज बताया, कीमोथेरेपी, बाकायदा दवाएं और समय समय पर अस्पताल में भर्ती होना। अब मेरी जिंदगी 2 हिस्सों में बट गई थी। एक वो वक्त जो मैं ऑफिस में गुजारता, दूसरा वो जो अस्पतालों, दवाओं और रिपोर्ट्स के बीच में। नम्रता से हर बार यही कहता, बस थोड़ा सा इन्फेक्शन है, डॉक्टर ने आराम करने को कहा है। वो मान जाती, कभी शक नहीं करती। वो अब भी मेरे लिए दरवाजे तक आती। तुम थक जाते हो, लेकिन मुझे कभी नहीं झिड़कती। मैं कुछ नहीं कह पाता, बस उसके सर पर हाथ फेरता। मैं सिर्फ तुम्हें देखना चाहता हूँ, बाकी सब बेकार है। घर के खर्च अलग और इलाज के पैसे अलग। मैंने अपनी सारी सेविंग्स निकाल ली, दोस्तों से उधार लिया, कुछ जेवर गिरवी रखे और नम्रता को किसी भी बात की खबर नहीं होने दी। लेकिन कुछ बातें छुपी नहीं रह सकती थी। एक दिन वो बोली, रवि सच बताओ, मुझे कोई गंभीर बीमारी तो नहीं? मैंने अपने शरीर में कुछ फर्क महसूस किया है। थकान, बुखार, दर्द, सब कुछ बदल गया है। मैंने तुरंत बात पलट दी, तुम ज्यादा सोचती हो। हर बीमारी बड़ी नहीं होती। हम सबका वक्त कभी न कभी खराब होता है। तुम्हें बस आराम की जरूरत है। वो चुप हो गई, लेकिन मैं जानता था अब वो कुछ भी समझने लगी थी। मैंने फैसला कर लिया था, जब तक हो सके उसे सुरक्षित रखूं, लेकिन अंदर ही अंदर मैं बिखरता जा रहा था। नम्रता का इलाज शुरू हो चुका था। हर हफ्ते अस्पताल जाना, दवाई लाना, टेस्ट करवाना, फिर रिपोर्ट्स का इंतजार और अगली अपॉइंटमेंट का इंतजाम। ये कैसा चक्कर था जो खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ वक्त तक हम दोनों ने हिम्मत से हालातों का सामना किया। मैं दफ्तर में ओवर टाइम करने लगा, छुट्टी नहीं लेता। कभी कभी तो ऐसा भी होता कि अस्पताल से सीधा ऑफिस जाता। थकान आंखों में तैर रही होती, लेकिन जुबान पर शिकायत नहीं होती। एक शाम मैं घर लौटा तो नानी ने धीरे से कहा, बेटा, घर में आटा भी खत्म है, चाय की पत्ती भी नहीं बची। मैंने सिर हिलाया, पर्स निकाला, अंदर सिर्फ 200 रुपए थे। वो नानी के हाथ पर रखकर कहा, कुछ कर लेंगे, बस दवा पूरी होनी चाहिए। नम्रता दरवाजे के पास खड़ी थी, शायद उसने सुन लिया। वो कुछ बोली नहीं, सिर्फ कमरे में चली गई। अगली सुबह जब मैं तैयार हो रहा था, उसने चुपके से मेरे कोट की जेब में 5,000 रुपए रख दिए। जब हाथ उन पर लगा तो मैं रुक गया। मैंने पूछा, कहाँ से आए हैं? वो चुप हो गई। कल मैंने अपनी एक पुरानी अंगूठी बेच दी थी। मेरे पास वैसे भी कुछ नहीं बचा, तो यही काम आ जाएगी। मेरे हाथ कांपने लगे। मैंने उसका हाथ पकड़कर कहा,
तुम ये सब क्यों कर रही हो? क्योंकि मुझे जीना है रवि, और मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहती। घर में फांके होने लगे। कई दिन ऐसे होते कि हम सिर्फ चाय पर दिन गुजार लेते। एक रात तो ऐसा भी हुआ कि मैं शाम को घर आया और नम्रता ने पानी का गिलास पकड़ाया। बस यही है आज। मैंने उसके चेहरे की तरफ देखा। वो कमजोर हो चुकी थी। आंखों के आसपास काले घेरे थे, लेकिन वो अभी भी कोशिश करती थी कि मेरे सामने मजबूत रहे। मैं ऑफिस से कभी बचा हुआ खाना ले आता, कभी दोस्तों से कर्ज लेता। महीने के आखिर में बिजली का बिल, गैस का बिल सब कागजों में रह गए। एक दिन गैस बंद हो गई, दूसरे दिन बिजली काट दी गई। नानी ने मुझसे कहा, बेटा मैं अपने भाई से कुछ पैसे मांग लेती हूँ, वो शायद कुछ मदद कर दे। मैंने रोक कर कहा, नहीं नानी, हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। भगवान खुद रास्ता निकालेगा। नम्रता अक्सर रात को जाग जाती, चुपचाप रोती। मैं जानता था, लेकिन वो जाहिर नहीं करती। एक दिन मैंने देखा कि वो पुराने कपड़े प्रेस कर रही है। क्या कर रही हो? सोचा कुछ पुराने कपड़े बेच दूं, शायद कुछ पैसे बन जाएं। मैंने आगे बढ़कर प्रेस बंद कर दी। तुम्हें सिर्फ एक काम करना है, आराम करना, बाकी सब मैं संभाल लूंगा। मेरी मोहब्बत कठिन परीक्षा से गुजर रही थी। ना सिर्फ बीमारी, बल्कि भूख, थकान, बेबसी, सब कुछ हमारी दीवारों के बीच बस गया था। फिर भी हम साथ में थे। कभी कभी मैं नम्रता के बाल ठीक करता, वो हंसती, अभी भी खूबसूरत लगती हूँ। मैं मुस्कुराता, तुम तो हर दिन पहले से ज्यादा खूबसूरत हो। हम दोनों के बीच शब्द कम हो चुके थे, लेकिन खामोशी में जो समझ बूझ थी वो पहले से ज्यादा गहरी हो गई थी। ऑफिस में मेरे काम पर भी असर पड़ने लगा था। लगातार छुट्टियां, वक्त पर काम ना करना। बॉस ने एक दिन बुलाकर कहा, रवि हम तुम्हारी हालत समझते हैं, लेकिन कंपनी को भी तो चलना है। हमें तुमसे बेहतर काम करने की उम्मीद है। मैंने सिर झुका लिया। सर मैं कोशिश कर रहा हूँ, हालत थोड़ी मुश्किल है। उन्होंने मोहलत दी, लेकिन मैं जानता था ये कुछ समय के लिए है। कभी कभी दिल में सवाल उठता, क्या हम सब इससे निकल पाएंगे? लेकिन फिर मैं नम्रता को देखता, जो हर दिन मेरे लिए खड़ी रहती थी, और खुद से कहता, जब तक ये साथ है मैं हार नहीं मानूंगा। मोहब्बत, बीमारी, कर्ज, तन्हाई, फांके, सबका बोझ हमारे कंधों पर था, लेकिन अभी भी उम्मीद बाकी थी, और वो उम्मीद सिर्फ नम्रता की आंखों में नजर आती थी। जिंदगी एक दायरे में घूम रही थी, वही अब जिंदगी का हिस्सा थी। ऑफिस, अस्पताल, दवा, बिल, कर्ज और घर की खामोश दीवारें। इसी दौरान मेरे ऑफिस में एक नई लड़की आई। उसका नाम सोनिया था। वो अभी न्यू अपॉइंटमेंट थी, लेकिन पूरा ऑफिस जैसे उसकी मौजूदगी से जगमगा उठा था। वो बात करने में बहुत माहिर, खुशमिजाज, और उसकी खूबसूरती सबसे अलग थी। पहली बार जब मैंने उसे कॉन्फ्रेंस रूम में देखा, वो नीली शर्ट में सामने बैठी थी। मेरे एक सवाल पर मुस्कुराकर बोली, सर आपका सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन शायद जवाब आपको बोर कर देगा। मैंने पहली बार कई दिनों के बाद खुद को हंसते हुए देखा। वो अंदाज, वो बात करने का तरीका, वो आंखों की चमक, जैसे पहले सब खो गया था। अगले कुछ दिनों में वो मुझसे अक्सर काम के सिलसिले में बात करती। कभी फाइल देने आती, कभी चाय के बारे में पूछकर पास बैठ जाती। एक दिन कैंटीन में उसने पूछा, सर आप हमेशा इतने खामोश क्यों रहते हैं? मैंने कहा, खामोशी वक्त के साथ आदत बन जाती है। ये शायद दिल की कहानी सुनने वाला कोई ना हो। उसने ये बात कही तो मैं चौंक गया, लेकिन खामोश रहा। वो मुस्कुरा दी। उस दिन के बाद जैसे कुछ बदलने लगा। मैं सोनिया की मुस्कुराहट का इंतजार करने लगा। वो जब सामने आती दिल को झलक महसूस होती। उसकी हंसी, मजाक, छोटी बातों पर छेड़ना और खास तौर पर मेरा ख्याल रखना, ये सब कुछ अजीब तरह से दिल को छूने लगा था। नम्रता की दवा अभी भी चल रही थी, लेकिन मैं डॉक्टर से मुलाकातों का सिलसिला अब तोड़ना शुरू कर चुका था। पहले मैं उसे हर हफ्ते ले जाता था, अब 2 हफ्ते गुजर जाते। दवा भी अब मैं कम लाने लगा। कुछ दवाइयाँ पूरी तरह से बंद कर दी। वजह ये नहीं थी कि मेरे पास पैसे नहीं थे, बल्कि अब मेरा ध्यान बढ़ चुका था। एक दिन सोनिया ने पूछा, सर अगर मैं आपसे कुछ पर्सनल पूछूं तो बुरा तो नहीं मानेंगे? पूछो, आप शादीशुदा हैं? मैं झूठ नहीं बोला। हाँ, लेकिन जिंदगी बहुत मुश्किल हो चुकी है। वो खामोश हो गई, फिर बोली, कभी कभी हम किसी को खुश रखने की इतनी कोशिश करते हैं कि खुद को भूल जाते हैं। मुझे लगा वो मेरी बात समझ गई। कभी दिन में सोनिया को ऑफिस से बाहर ले जाता, कभी कॉफी पर, कभी शॉपिंग। एक दिन उससे पूछा, अगर मैं तुम्हारी जिंदगी में पहले आती तो क्या होता? मैं हंसते हुए कहता, तो शायद सब कुछ अच्छा होता। उस दिन के बाद हमारे रिश्ते की नीयत बदलने लगी।
अब वो सिर्फ ऑफिस की साथी नहीं रही थी। घर आकर जब मैं नम्रता को देखता तो वो बिस्तर पर लेटी होती, थकी हुई, खामोश। एक दिन उसने मुझसे पूछा, आज फिर दवा नहीं लाए? मैंने बेरुखी से कहा, अब वो दवा बहुत महंगी है और कुछ खास फायदा भी नहीं हो रहा। वो कुछ देर चुप रही, फिर धीरे से बोली, रवि, मैं जी तो नहीं रही, बस चल रही हूँ। कम से कम मेरे लिए कुछ लम्हे आसान कर दो। मैंने पलट कर जवाब दिया, जिंदगी आसान नहीं है। तुम अकेली नहीं हो जिस पर बोझ है। वो खामोश हो गई, लेकिन उसकी आंखें बहुत कुछ कह रही थीं। सोनिया मेरे लिए जरूरी बन चुकी थी। वो मेरे दिन की रोशनी और रात का सुकून थी। मैं अक्सर घर देर से पहुंचता, बहाने बना देता और नम्रता के कमरे की तरफ नजर तक नहीं उठाता। एक रात नम्रता ने कहा, क्या तुम मुझसे परेशान हो चुके हो? मैंने जवाब नहीं दिया। अगर मैं मर जाऊं तो शायद तुम्हें सुकून मिल जाए। ऐसी बातें मत करो, मैंने ठंडे स्वर में कहा। जीना मरना तुम्हारे बस में नहीं है। उसी रात मैंने जानबूझकर सोनिया को फोन किया। कल रात मेरे साथ डिनर चलोगी? तुम्हारी पत्नी का क्या? अब वो सिर्फ एक जिम्मेदारी है, रिश्ता नहीं। मैंने वो सब कह दिया जिसकी गूंज बरसों तक मेरे पीछे रहेगी। नम्रता की खामोशी, उसकी आंखों की नमी, सब कुछ मैं नजरअंदाज करना सीख गया था। और जब कोई इंसान बेशर्मी सीख ले तो वो धीरे धीरे सब कुछ खोने लगता है, मगर उसे इसका एहसास बहुत देर से होता है। और मेरे लिए वो देर बहुत जल्द आने वाली थी, जिसका मुझे अभी तक अंदाजा नहीं था। एक दिन शाम को जब मैं देर से घर पहुंचा, नम्रता दरवाजे के पास बैठी थी। चेहरा पीला, शरीर पर सिर्फ हड्डियां और खांसी चल रही थी। हाथ में खाली दवा की शीशी थी। रवि, दवा खत्म हो गई है, आज बहुत बुखार है। उसकी आवाज कांप रही थी। मैंने कोट उतारते हुए कहा, रोज रोज दवा नहीं खरीदी जाती। तुम्हें तो लगता है कि तुम्हारा कोई इलाज ही नहीं। वो चुप हो गई, नजर झुका ली, फिर बोली, मैं कोशिश करती हूँ कि कुछ भी ना मांगूं, लेकिन शरीर साथ नहीं दे रहा। तो क्या मैं तुम्हें हर दिन दवा ना दूं? क्या मैं तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं? मैं झल्ला उठा। शायद गुस्सा खुद पर था, मगर निकला उस पर। वो चुपचाप बिस्तर पर चली गई। रात को मैं खाने बैठा तो उसने कुछ नहीं खाया। आज कुछ नहीं खाऊंगी। भूख नहीं है, ये दिखावा है। शायद तुम्हें लगता है तुम भूखी रहोगी तो मुझे एहसास होगा। वो चुप रही, फिर बड़ी मुश्किल से बोली, नहीं, सिर्फ भूख नहीं है। अगली सुबह जब मैं ऑफिस के लिए तैयार हुआ, सोनिया का मैसेज आया, कॉफी के लिए प्लान करें, आज छुट्टी ले लो। मैंने तुरंत जवाब दिया, ठीक है, लोकेशन भेज दो। नम्रता को कह दिया, ऑफिस में मीटिंग है, देर हो सकती है। उसने बस सिर हिला दिया। शाम को जब वापस आया तो देखा नम्रता की हालत और बिगड़ चुकी थी। बुखार में तप रही थी और सांस लेने में हांफ रही थी। नानी ने पानी का गिलास दिया, लेकिन वो पी नहीं पा रही थी। डॉक्टर के पास चलें? मैंने ठंडे लहजे में पूछा। नहीं, कल चलेंगे, आज बर्दाश्त कर लूंगी। मैं चुप रहा, दूसरे कमरे में चला गया। सोनिया से रिश्ता इतना बढ़ चुका था कि अब वो मेरे घर भी आने लगी थी। एक बार तो वो देर रात तक वहीं रही और मैंने उसके लिए खाना मंगवाया। नम्रता दूसरे कमरे में बेहोशी में पड़ी थी, लेकिन मैंने उसका दरवाजा तक नहीं खटखटाया। नानी मामा के घर पर गई हुई थी। तुम्हारी पत्नी अंदर है ना? सोनिया ने पूछा। हाँ है, रिश्ता अब कागज पर है, दिल में नहीं। मुझे डर लगता है कभी कभी, सोनिया ने हंसते हुए कहा, इस बात से कि कहानी वो सब कुछ जान न ले। मैंने बेफिक्री से कहा, अगर उसे कुछ समझ आता तो अब तक चली जाती। उन दिनों में मैं बिल्कुल बदल चुका था। ऑफिस में सोनिया, घर में खामोशी और नम्रता जो बिस्तर से लग चुकी थी। एक दिन मैंने ऑफिस से छुट्टी ली, लेकिन घर जाने की बजाय सोनिया के साथ आउटिंग पर चला गया। वापसी पर जब कमरे में गया तो नम्रता का शरीर बेजान लग रहा था। चेहरा सफेद और सांस लेते समय आवाज आ रही थी। मैंने पानी पिलाया तो वो बोली, मुझे डॉक्टर के पास ले चलो, आज शायद कुछ ज्यादा बुरा है। मैंने फोन देखा, बैटरी खत्म हो चुकी थी। अभी नहीं जा सकता, फोन चार्ज होने दो, बस थोड़ी देर के लिए ले चलिए, मैं वापस आ जाऊंगी। नम्रता, तुम समझती क्यों नहीं? इलाज महंगा है और फायदा कुछ नहीं हो रहा। तुम्हें खुद ही अब समझ लेना चाहिए। वो पत्थर हो गई, आंखों से आंसू बह निकले। तो अब दवा भी नहीं मिलेगी? नहीं, अब नहीं, मैं थक चुका हूँ। उसने सिरहाने से कंबल खींचा और चेहरा छुपा लिया। मैं बाहर बालकनी में जाकर बैठ गया, जैसे कुछ बोझ हल्का हुआ हो। अगली दोपहर नानी ने बताया कि रात भर नम्रता को नींद नहीं आई, वो सिर्फ तुम्हें देखती रही। तो क्या मैं हर वक्त उसके सामने बैठा रहूं? मेरे पास और काम भी हैं। नानी चुप रही, फिर बोली, तुमने मोहब्बत की थी या एहसान?
मेरे पास कोई जवाब नहीं था। अब वो बिस्तर से भी नहीं उठ पाती थी, पानी भी बड़ी मुश्किल से पीती थी। एक दिन मैंने कहा, ये क्या हालत बना ली है, जैसे दुनिया की सबसे बेचारी औरत हो। मैंने कुछ नहीं मांगा, सिर्फ जीना चाहा था तुम्हारे साथ। मैं चुप रहना ही बेहतर समझा, पर दिल में एक ख्याल उठने लगा, काश ये सब खत्म हो जाए। और शायद मेरे इस ख्याल को वक्त ने सुन लिया, क्योंकि आगे जो हुआ वो मेरी सोच से भी आगे था। उस सुबह मैंने उसे नाश्ते के लिए भी कुछ नहीं दिया। सोनिया ने रात को ही कहा था कि आज वो मुझे एक खास जगह ले जाएगी, शहर से थोड़ा बाहर। मैं तैयार होकर निकला तो नानी दरवाजे पर खड़ी थी। बेटा, नम्रता की तबीयत बहुत खराब है, रात भर वो सो नहीं सकी। मैंने जल्दी से जवाब दिया, मैं वापसी पर देख लूंगा, एक जरूरी मीटिंग है। नानी कुछ कहना चाहती थी मगर मैं जा चुका था। गाड़ी में बैठते ही सोनिया ने खुश होकर कहा, आज तुम सिर्फ मेरे हो, कोई फोन, कोई टेंशन नहीं, बिल्कुल भी। आज सिर्फ तुम और मैं। हमने शहर से बाहर एक खूबसूरत जगह पर वक्त बिताया, रेस्टोरेंट में खाना खाया, तस्वीरें खींची। सोनिया ने इंस्टाग्राम पर कुछ अपलोड किया। मैं सब कुछ भूल चुका था, यहाँ तक कि उस घर को भी जहाँ एक कमजोर सांस लेती औरत बिस्तर से लगी हुई थी। शाम को वापस आते हुए सोनिया ने मेरा हाथ पकड़कर कहा, तुम्हारे साथ वक्त गुजारकर ऐसा लगता है जैसे सब कुछ ठीक हो सकता है। मैंने मुस्कुराकर बोला, बस मैं यही चाहता हूँ, एक नई जिंदगी तुम्हारे साथ। हम शहर वापस पहुंचे तो फोन की बैटरी चार्ज करते ही नानी की 6 मिस्ड कॉल और एक संदेश था, रवि जल्दी आओ, नम्रता की हालत बहुत खराब है। मैं गाड़ी दूसरी तरफ मोड़ी, लेकिन जल्दी ही, कोई खास कोशिश नहीं की थी। मन में एक सवाल बार बार आ रहा था, कि आज वो खत्म हो गई होगी। घर पहुंचा तो दरवाजा खुला था। अंदर दाखिल हुआ तो नानी सोफे पर बैठी थी, चेहरे पर गहरी खामोशी। क्या हुआ, तुमने देर कर दी रवि। नम्रता अब नहीं रही। ये सुनते ही एक पल को जैसे सब शांत हो गया, लेकिन अंदर कुछ नहीं टूटा, ना कोई आह निकली, ना आंखें भीगी। मैं बस बैठ गया, ग्लास में पानी डाला और एक बोझ लेकर बोला, शायद यही सही था। नानी ने हैरत से मुझे देखा, तुम्हें दुख नहीं हुआ? क्या दुख, वो तो पहले ही खत्म हो चुकी थी, सिर्फ सांसें बाकी थीं। नानी कुछ नहीं बोली, बस चुप हो गई। थोड़ी देर बाद मामा आ गए। नम्रता की अर्थी सफेद चादर में लिपटी कमरे में रखी थी। मामा ने पूछा, अंतिम संस्कार का क्या इंतजाम है? मैंने कंधे उचका दिए, ये आप देख लीजिए। उन्होंने अचानक मेरी तरफ पलट कर देखा, क्या मतलब? तुम पत्नी की लाश घर पर छोड़कर आराम से बाहर घूमना चाहते हो? मैं मजबूर था, और अब कुछ फर्क नहीं पड़ता। मामा की आंखों में गुस्सा था। रवि, तुम सिर्फ पति नहीं थे, जिम्मेदार भी थे, लेकिन तुमने तो इंसानियत भी छोड़ दी। मैंने नजरें चुरा ली। अब बातें करने का वक्त नहीं, अंतिम संस्कार करना है तो कीजिए। मुझे कल देश से बाहर जाना है, एक जरूरी काम है। मामा हैरत से मुझे देखते रहे। नानी ने सिर झुका लिया। ठीक है, हम ले जा रहे हैं। उन्होंने नम्रता की डेड बॉडी को उठाया और नानी के साथ ले जाने लगे। मैं सोफे पर बैठा रहा, हाथ में चाय का कप और दिल में एक अजीब सा सुकून। जाते जाते माँ बोली, भगवान तुम्हें माफ करे रवि, जिस औरत ने सब कुछ बर्दाश्त किया, तुमने उसका हक तक नहीं निभाया। मैं खामोश रहा। नम्रता अब घर से जा चुकी थी। मैंने दरवाजा बंद किया, मोबाइल निकाला और सोनिया को फोन किया। सब खत्म हो गया। तुम्हें क्या अफसोस है? सोनिया ने पूछा। नहीं, एक बोझ गया है, अब हम नई शुरुआत कर सकते हैं। वो हंसी। तो फिर चलो कहीं पार्टी करते हैं, जल्दी ही, मैंने जवाब दिया। रात को मैं अकेला बैठा था। कुछ देर को लगा जैसे सब कुछ वैसा ही है जैसा चाहा था, सुकून, आजादी और सोनिया। लेकिन एक खामोशी थी जो दीवारों पर चीख रही थी। नम्रता की सांसें, उसकी वो आखिरी पुकार, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। सब कुछ याद आया, लेकिन मैंने झटक दिया। नम्रता की मौत के 1 महीने बाद मैंने सोनिया से शादी कर ली, साधारण तरीके से, लेकिन सोनिया ने धूमधाम से शादी करने पर जोर दिया था। मैं पहले ही थक चुका था, इसका विरोध करने की हिम्मत नहीं थी। वो लाल लहंगे में आई जैसे एक सोपीस हो, हर नजर उसी पर थी, और मुझे लग रहा था जैसे मैं सब कुछ हासिल कर चुका हूँ। शुरुआत के कुछ दिन सब कुछ नया, खुशहाली से भरा महसूस हुआ। हम शहर से बाहर घूमने गए, महंगे होटलों में रुके, शॉपिंग की, खाना खाया, हंसी मजाक किया। सोनिया हर दिन नए कपड़े पहनती, नई ज्वेलरी और खूब सारी तस्वीरें खिंचवाती। रवि, मेरे लिए ये वाला ब्रांड का बैग ले दो, सब दोस्तों के पास है। ये बहुत महंगा है, अभी कुछ दिन रुक जाओ, तुमने वादा किया था कि मेरे सारे सपने पूरे करोगे, अब पैसे की बात क्यों कर रहे हो? मैं खामोश हो जाता और कुछ दिन बाद वही चीजें खरीद लेता।
मेरे क्रेडिट कार्ड की हद खत्म होने लगी। ऑफिस में भी अब वही पुरानी मुश्किलें, काम पर कम ध्यान दे पाता, फिर एक साथ ढेर सारा काम करना पड़ता और वक्त की कमी। एक दिन ऑफिस से वापस आया तो सोनिया सोफे पर बैठी थी, सामने ब्यूटी पार्लर का बैग रखा था। ये क्या है? मैंने उससे पूछा। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैंने अपने लिए ये सब खर्च किया है, किसी और पर नहीं। लेकिन ये हजारों रुपए रोज कहाँ से आएंगे? तो फिर मैं वो पत्नी बन जाऊं जो दिन भर बिस्तर पर पड़ी सड़ती रहे? तुम्हें वैसे ही चाहिए ना? मैं एक लम्हे को पत्थर रह गया। ये बात मेरे सीने में तीर बनकर घुस गई। शायद वो जानबूझकर कह रही थी, लेकिन ये पहली बार था जब किसी ने नम्रता को ताना नहीं बल्कि मुद्दा बनाया था। रात को मैं नींद में हड़बड़ाकर उठ बैठा, पसीने में भीगा हुआ। सपने में वही नजारा, नम्रता का चेहरा, उसकी बेहोशी और वो आखिरी पुकार, मुझे डॉक्टर के पास ले जाओ। मैंने पानी पिया और खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। नीचे सड़क सुनसान थी, शांत, लेकिन दिमाग शोर से भरा हुआ। दिल में एक गहरा खालीपन महसूस होने लगा था। अगले दिन ऑफिस में काम पर ध्यान नहीं दे पाया। मीटिंग में बॉस ने कहा, रवि, तुम्हारा काम दिन ब दिन खराब होता जा रहा है। तुम्हारी परफॉर्मेंस पर सवालिया निशान है। माफ कर दीजिए सर, अगली बार सब ठीक होगा। लेकिन मुझे खुद नहीं पता था कि अब सब ठीक हो पाएगा भी या नहीं। शाम को घर आया तो सोनिया नई डिजाइनर ड्रेस में तैयार बैठी थी। चलो, आज नया कैफे खुला है, चलते हैं। मेरी तबीयत ठीक नहीं है, थोड़ा आराम करना है। तो ठीक है, मैं अकेली जाऊंगी। सोनिया, सब हंसेंगे मुझ पर। हंसने दो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। वो दरवाजा जोर से बंद करके निकल गई। मैं सोफे पर बैठा रहा। नम्रता के आखिरी दिन याद आने लगे। वो कभी मेरे मिजाज पर नाराज नहीं होती थी, कभी भी शिकायत नहीं करती थी। और आज एक ऐसी औरत मेरे सामने थी जो सिर्फ लेना जानती थी। मैंने फोन उठाया, गैलरी खोली और पुरानी तस्वीरें निकाली। एक तस्वीर में नम्रता मेरे साथ चाय का कप लिए खिड़की के पास बैठी थी, मुस्कुरा रही थी। वो नजारा उस वक्त आम सा लगता था, लेकिन आज वही सब कुछ लग रहा था जो कीमती था। 2 दिन के बाद सोनिया के लिए महंगा मोबाइल खरीदा। वेरी गुड, आखिरकार तुम समझदार हो गए हो। मैं मुस्कुरा नहीं पाया, बस चुपचाप कमरे में चला गया। एक रात सोनिया फोन पर किसी से जोर जोर से बात कर रही थी। मुझे पुरानी जिंदगी नहीं चाहिए, समझा करो। अगर मैंने शादी की है तो मैं रानी की तरह जिंदगी जीना चाहती हूँ। मैंने दरवाजा धीरे से बंद कर दिया। अगली सुबह मैंने बैंक अकाउंट चेक किया, बैलेंस तकरीबन खत्म था। मैंने हिसाब लगाया, पिछले 2 महीने में जितना खर्च हुआ था उसमें आज की सैलरी से ज्यादा सिर्फ सोनिया के मेकअप, शॉपिंग और पार्टी पर लग गया था। उसी दिन ऑफिस में एक कॉल आई। बाहर से किसी कंपनी का बड़ा ऑफर था। अमेरिका की एक कंपनी में एक पोजीशन खाली थी। हमने आपका प्रोफाइल देखा है, हमें आपकी जरूरत है। दिल में उम्मीद जगी, शायद एक नई शुरुआत हो सके। शाम को सोनिया को बताया, मुझे अमेरिका से ऑफर आया है। अरे वाह, अब तो हम वहाँ शॉपिंग करेंगे। न्यूयॉर्क, लास वेगास। मेरे लिए वहां से सैंडल लाना मत भूलना। उसकी पहली फिक्र सिर्फ फैशन थी। मैं मुस्कुराकर रह गया। मेरे अंदर कुछ मर रहा था, लेकिन मैंने जाहिर नहीं होने दिया। उसी रात जब मैं बिस्तर पर लेटा तो फिर से सपने में वही नजर आई, नम्रता। बिस्तर पर लेटी, कमजोर सी, धीरे से बोल रही थी, रवि, अगर मैं नहीं रही तो क्या तुम मुझे याद करोगे? मैंने आंखें खोल दी। अंधेरे में छत को देखते हुए बस एक बात दोहराई, हाँ। अब हर दिन अमेरिका से आया ऑफर एक तरह से मेरी जिंदगी में नई हवा की लहर था। मेरे घर के हालात बिगड़ चुके थे। क्रेडिट कार्ड की लिमिट भी पार हो चुकी थी और ऑफिस में आखिरी वार्निंग मिल चुकी थी। मैंने एक लम्हा सोचे बिना ही हामी भर दी। वीजा की प्रक्रिया तेज कर दी गई। 3 हफ्तों में सब कुछ पूरा हो गया। सोनिया को वीजा मिलते ही उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा। वो दिन रात नई जगह, ब्रांड और वहां के फैशन की बातें करती रहती थी। बस सोच रही हूँ अमेरिका में पहली शॉपिंग कहाँ से शुरू करूँ। काम शुरू होने दो, शॉपिंग पूरे साल होती रहेगी। नहीं, तुम समझ नहीं रहे। वहां जाकर मेरा एक नया अंदाज होगा। मैं सबको दिखाऊंगी कि मैं कितनी स्टाइलिस्ट हूँ। मैं बस सर हिलाता रह गया। अब बहस करना भी बेकार लगता था। अंदर से अनजाना सा डर था, लेकिन जाहिर करने का कोई फायदा नहीं था। हमने दिल्ली से फ्लाइट ली और कुछ घंटे बाद न्यूयॉर्क में लैंड किया। पहली बार दूसरे देश का एक्सपीरियंस था, लेकिन थकान से ज्यादा दिमाग में ऑफिस के पहले दिन की फिक्र थी। ये एक नई शुरुआत थी। शॉपिंग, होटल, इमिग्रेशन,
सबके बीच सोनिया खुशी से फूली नहीं समा रही थी। यही तो जिंदगी है रवि, यही वो मुकाम है जहां मुझे पहुंचना था। अब यहाँ काम भी करना है। हाँ, तुम काम करो, मैं जाऊंगी। अगले दिन कंपनी के ऑफिस पहुंचा। खूबसूरत चीजों से सजी हुई बिल्डिंग का नजारा ही कुछ और था। रिसेप्शन पर एक नौजवान लड़के ने मेरा स्वागत किया। सर, आपकी मुलाकात हमारे सीईओ से तय है। वो ऊपर वेटिंग रूम में आपका इंतजार कर रही हैं। अभी? जी सर। फौरन मैं लिफ्ट पर चढ़ा। दिल में अजीब सा एहसास था। लिफ्ट के शीशे में खुद को देखा, टाई सीधी की, जैकेट को ठीक किया, दरवाजा खुला और मैं वेटिंग रूम में दाखिल हुआ। एक लम्हे के लिए कदम रुक गए। सामने जो औरत खड़ी थी वो पलटकर मेरी तरफ देख रही थी और मैं सांस लेना भूल गया। वो बिल्कुल नम्रता जैसी थी। लंबे बाल, वही आंखें, वही चेहरा, वही धीरे से मुस्कुराने का अंदाज। मैं तो पत्थर हो गया। दिमाग में फौरन झटका दिया, ये कैसे हो सकता है। वो मेरी तरफ आई, हाथ बढ़ाया। वेलकम टू अमेरिका मिस्टर रवि। मैंने हिचकिचाते हुए हाथ मिलाया। आपका चेहरा मैंने कहीं देखा है। हाँ, मुमकिन है। कई लोग कहते हैं मेरा चेहरा जाना पहचाना लगता है। मैं लगातार उसे देख रहा था। नजरें हटने का नाम नहीं ले रही थी। आपका नाम? आपको तो ईमेल में बताया गया था, नम्रता अरोड़ा। मेरे पैरों के नीचे से जमीन निकल गई। ये नाम, ये चेहरा, क्या आप? मैं बोलते बोलते रुक गया। वो एक पल खामोश रही, फिर बोली, बट मिस्टर रवि, हम यहाँ काम के लिए आए हैं। मैं बैठ गया, लेकिन मेरा दिल धड़क रहा था। वो सामने फाइल खोलकर कुछ समझा रही थी, लेकिन मेरा ध्यान बस उसकी आवाज, उसके वजूद पर था। ये मुमकिन नहीं था। नम्रता मर चुकी थी। मैंने खुद उसकी डेड बॉडी देखी थी। नानी, मामा, सबने उसका अंतिम संस्कार किया था। फिर ये कौन है? मीटिंग खत्म हुई तो उसने कहा, मुझे उम्मीद है आप हमारे माहौल में जल्दी ढल जाएंगे। मैंने बड़ी मुश्किल से खुद पर काबू पाया। आपसे एक बात कहनी है। जी? क्या हम कहीं बैठकर बात कर सकते हैं, अकेले में? मिस्टर रवि, ऑफिस में पर्सनल बातें काम के वक्त नहीं होती। उसकी ठंडी सी आवाज ने मुझे उलझा दिया था। मैं दफ्तर से निकला तो सोनिया बाहर खड़ी थी। इतनी देर लगा दी? मुझे लगा तुम उस सीईओ के ख्यालों में खो गए हो। मैं कुछ नहीं बोला। उसके मजाक पर मुझे हंसी भी नहीं आई। बस कार की तरफ कदम बढ़ गए। गाड़ी चलाते हुए बार बार मन में वही चेहरा घूमता रहा। रवि, मुझे तो लग रहा है तुम कुछ छुपा रहे हो। नहीं, बस थका हुआ हूँ, या फिर उस सीईओ ने तुम पर जादू कर दिया है। चुप करो। वो खामोश हो गई, मगर मेरे दिमाग में तूफान जारी था। क्या वाकई वो नम्रता है? अगर नहीं तो इतनी मिलती जुलती कैसे? ये मुमकिन नहीं है। और अगर जिंदा है तो फिर कैसे? मेरे दिल ने एक बात कही, ये इत्तेफाक नहीं है, कुछ है जो छुपा हुआ है, और अब मैं उसकी तह तक पहुंचे बिना चैन से नहीं बैठ सकता। ये खुशनसीबी नहीं थी, ये कोई इशारा था, या शायद कुछ ऐसा जो मेरे गुनाहों का हिसाब लेने आया था। अगले दिन मैं समय से ऑफिस पहुंचा। चेहरे पर बहुत गंभीरता थी, दिल में सवाल। मैंने सारी रात आंख नहीं झपकाई थी। बार बार एक ही सवाल दिल को चीरता रहा। अगर वो नम्रता है तो फिर कैसे जिंदा है, और अगर नहीं तो सब कुछ मिलता जुलता कैसे है? मैं रिसेप्शन पर पहुंचा तो लड़की ने कहा, सर, आपको कैबिन में बुलाया गया है। मैं दिल थामकर अंदर दाखिल हुआ। वो मेज के पीछे खड़ी थी, सलीके से तैयार, वही आत्मविश्वास, खामोशी और खुद पर भरोसा। इस बार उसने नजर उठाकर मेरी तरफ देखा और पहचानने के हाव भाव चेहरे पर आने नहीं दिए। उसने कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर रवि, बैठिए। मैं खामोशी से बैठ गया। आपकी फाइल्स को चेक किया है और हमें अफसोस है कि आपकी पिछली कंपनी से कुछ रिपोर्ट्स हमारे सामने आई हैं, जिनमें आपके कुछ लेन देन सही नहीं पाए गए हैं। मैं हक्का बक्का रह गया। ये क्या कह रही हैं आप? आप पर इल्जाम है कि आपने कंपनी के फंड्स का पर्सनल इस्तेमाल किया, और कुछ तरीके गैर कानूनी भी थे। मैं कड़े लहजे में बोला, ये सब झूठ है, कोई साजिश है। हो सकता है, वो बोली, लेकिन हमारी पॉलिसी के मुताबिक हम ऐसे किसी भी एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग नहीं दे सकते। मैंने मेज पर हाथ रखकर बोला, आप ये सब मेरे साथ पर्सनल पुरानी बातों की वजह से तो नहीं कर रही? वो लम्हे भर को रुकी, फिर बोली, पर्सनल? माफ कीजिएगा, मैं सिर्फ प्रोफेशनल फैसले लेती हूँ। इतने में दरवाजा खुला और एक आदमी अंदर दाखिल हुआ। लंबा कद, रंग साफ, महंगे कपड़े और चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट। वो उसके पास जाकर खड़ा हो गया। ये मेरे होने वाले पति हैं, साहिल। मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली। मैंने उस आदमी को देखा। उसके चेहरे पर वो सुकून था जो सिर्फ एक अच्छी जिंदगी गुजारने वाले इंसान के चेहरे पर होता है। आपके होने वाले पति? मेरी आवाज कांप गई। जी हाँ,
वो बोली। और बहुत अच्छे दोस्त भी। ये मेरे लिए उस वक्त सहारा बने जब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मेरी सांसें उखड़ने लगीं। मैं कुर्सी से उठकर एक बार फिर उसकी आंखों में देखने की कोशिश की। क्या आप नम्रता हैं? उसने एक लम्हे को आंखें बंद की, फिर एक ठंडी सांस ली और बोली, मुझे नहीं मालूम तुम किसकी बात कर रहे हो, लेकिन यहाँ तुम्हारी कोई जगह नहीं है रवि। मैंने कांपते हुए बाहर निकला, जैसे जमीन पर वजन ही नहीं रहा। सीढ़ियां उतरते हुए दिल की धड़कन बेकाबू हो चुकी थी। लॉबी से निकलकर सड़क किनारे आ खड़ा हुआ। आसपास शोर था, गाड़ियां थीं, लोग थे, लेकिन मेरे कानों में सिर्फ उसकी आवाज गूंज रही थी। मेरे पति हैं साहिल। मैंने फोन निकाला और इंडिया मामा का नंबर डायल किया। हेलो मामा, मैं रवि। सब ठीक तो है? इतनी रात को? बस एक बात पूछनी है, एक सच जानना है। पूछो। नम्रता, क्या वो वाकई में मर गई थी? फोन के दूसरी तरफ खामोशी छा गई। ये कैसा सवाल है? मामा झूठ मत बोलिए। मैं जानना चाहता हूँ, क्या वो जिंदा है? क्या उसे किसी ने बचा लिया था? मामा की आवाज भारी हो गई। तुम्हें अब क्यों याद आ रहा है ये सब? क्योंकि मैं उससे जैसी एक औरत से मिला हूँ। उसका नाम, शक्ल, आवाज, सब कुछ वही है। मामा ने गहरी सांस ली, फिर धीरे से बोले, रवि, मैं अब ये बोझ नहीं उठा सकता। हाँ, वो जिंदा थी। मेरे हाथ से फोन छूट गया। बेटा, उस दिन जब हम उसे नानी के साथ ले गए थे, वो मरी नहीं थी, बस सांसें बहुत कमजोर थीं। डॉक्टर ने फिर कहा था कि शायद बच जाए, और उस वक्त उसके चाचा, जो बरसों पहले उसकी जान बचाने के लिए मेरे पास उसे छोड़ गए थे, फौरन वहां आ गए। जब उन्हें हालात के बारे में पता चला तो वो उसे शहर से बाहर इलाज के लिए ले गए, और वो बच गई। तो मुझे क्यों नहीं बताया? हमें लगा तुम्हें फर्क नहीं पड़ेगा। तुमने तो उसकी लाश पर भी अफसोस नहीं किया था। तुमने तो खुद उसे मार ही दिया था, बस वक्त से पहले। मैंने दोनों हाथों से सिर थाम लिया। सामने सड़क पर गाड़ियां चल रही थी, लेकिन मुझे कुछ नजर नहीं आ रहा था। मामा, वो अब बहुत बड़ी कंपनी की मालकिन है और शादी करने वाली है। वो खुश है। तो तुम्हें क्या चाहिए? तुम्हें तो यही चाहिए था ना कि वो तुम्हारी जिंदगी से चली जाए। मैंने गलती की थी। गलती नहीं रवि, तुमने जुर्म किया था और कुदरत ने इंसाफ कर दिया। मामा ने कहा, एक और बात, तुम जानते हो तुम्हारी पत्नी को जहर दिया गया था। क्या? मैं लड़खड़ा गया। और वो जहर देने वाली कोई और नहीं, तुम्हारी पत्नी सोनिया थी। तो फिर आप लोगों ने मुझे क्यों नहीं बताया? अगर हम बताते तो तुम क्या करते? तुम तो वो पति थे जिसने उसकी दवा ही बंद कर दी थी। तुमने तो पहले ही फैसला कर लिया था कि वो मर चुकी है। मैं चुप हो गया। मामा ने बताया, नम्रता के चाचा के एक जानकार डॉक्टर ने उसका इलाज किया। धीरे धीरे वो ठीक हुई। फिर उसने दोबारा पढ़ाई शुरू की। उसके चाचा ने उसका पूरा साथ दिया, और कुछ सालों में वो अपने पिता की फैक्ट्री संभालने लगी, वही जो कभी उसकी जान की दुश्मन बनी थी। और वो लड़का साहिल, वही जो तुम्हारी कंपनी में था। तुम्हारे जाने के बाद वो नम्रता के चाचा के बिजनेस से जुड़ गया, साथ में काम किया और कारोबार को बड़ा बनाया। फिर दोनों ने शादी का फैसला किया। बस तुम्हारे तलाक का इंतजार है। मैंने आंखें बंद की। दिल में कसक होने लगी। मेरी नजरें सड़क पर थीं, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। मामा, मैं उसे देखना चाहता हूँ। अब बहुत देर हो चुकी है रवि। वो अब तुम्हारी नहीं रही। उसका एक नया मुकाम है, और तुमने खुद ही उसे वहां से धकेल दिया था। मुझे माफी मांगनी है। माफी सब कुछ ठीक नहीं करती रवि। कुछ जख्म सिर्फ वक्त दफन करता है, माफी नहीं। फोन बंद हो चुका था। नानी के इस दुनिया से जाने की खबर भी मुझे मिल चुकी थी। मुझे हर बात से अनजान रखा गया। सोनिया फ्लैट पर वापस आ चुकी थी, हाथ में शॉपिंग बैग, चेहरे पर थकान। कहाँ थे तुम? फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? मैंने दरवाजा बंद किया और धीरे से कहा, तुमने नम्रता को जहर दिया था। वो पल भर को ठंडी पड़ गई, फिर हंसकर बोली, ये सवाल अब क्यों? अचानक जमीर जाग उठा। सच बताओ। हाँ, दिया था। एक गोली दवा में मिला दी थी, लेकिन वो मेरी नहीं थी। तुमने ही तो कहा था कि शायद कुछ हो नहीं रहा हो। मैं सिर्फ जल्दबाजी ही कर रही थी। तुम्हें शर्म नहीं आई? शर्म? वो लड़की तुम्हें खींचकर पीछे ले जा रही थी, और मैं तुम्हें आगे ले जाना चाहती थी। मैंने आगे बढ़कर उसका हाथ पकड़ा। अब हम अलग हो रहे हैं। तलाक होगा। हाँ, तुमने जिस मोहब्बत की बुनियाद पर यह सब किया, वो अब तुम्हारे साथ नहीं है, और मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। वो मुस्कुराकर कहने लगी, फिर भी तुम्हारे चेहरे पर सुकून नहीं है रवि। शायद अब कभी आएगा भी नहीं।
मैंने कमरे का दरवाजा बंद किया और बिस्तर पर बैठ गया। तस्वीर का वो पहलू सामने आ चुका था जो मैंने खुद अपने हाथों से बुन डाला था। मैं कई दिन हिचकियों, चाहत में डूबा रहा। खुद से जंग, शर्मिंदगी और अंदरूनी हार का बोझ, सब कुछ रोकना चाहा, लेकिन आखिरकार एक सुबह मैंने नम्रता की कंपनी की बिल्डिंग का रुख किया। मीटिंग के बिना, इजाजत के बिना सीधा उसके ऑफिस की तरफ बढ़ गया। रिसेप्शन पर लड़की ने मुझे रोकने की कोशिश की। सर, आपके पास अपॉइंटमेंट नहीं है? बस 1 मिनट, एक आखिरी बात कहनी है। दरवाजे पर दस्तक दी। अंदर से आवाज आई, यस कम इन। दरवाजा खोला तो वो पीछे बैठी थी। सामने साहिल, उसका पति, भी मौजूद था। उसने मुझे देखा, लेकिन आंखों में हैरानी नहीं थी, जैसे वो जानती हो कि मैं आऊंगा। बैठ जाओ। मैं खामोशी से सामने वाले सोफे पर बैठ गया। कुछ लम्हे सिर्फ खामोशी में बीते। बताओ, कैसे आना हुआ? उसकी आवाज बिल्कुल सपाट थी। नम्रता, मैं जानता हूं मैंने तुम्हारे साथ वो जुल्म किया जिसकी कोई माफी नहीं। तुम्हें तुम्हारी बीमारी में छोड़ दिया, तुम्हारे सच को झूठ बताया और तुम्हें मार डाला जब तुम जिंदा थी। वो कुछ नहीं बोली। मुझे पता चला तुम कैसे बची, कैसे वापस जिंदगी में आई और कैसे आज इस मुकाम पर पहुंची। मैं सच में शर्मिंदा हूं। तुम्हें क्या लगा मैं माफ कर दूंगी? उसने सवाल किया। लहजा अब भी ठंडा था। नहीं, बस दिल चाहा कि तुम जान लो मैं वो नहीं रहा। तुम अब कुछ नहीं रहे रवि। तुमने अपनी जिंदगी से खुद सब कुछ निकाल दिया। तो मैं याद हूं? याद है, जब मैं दवा मांगती थी तो तुम कहते थे कोई फायदा नहीं। जब मैं रो रही होती थी तो तुम कहते थे मरने ही वाली हो। मैंने सिर झुका लिया। तुम्हें पता है मैं क्यों बची? क्योंकि मैंने हार नहीं मानी। क्योंकि मेरे चाचा, तुम्हारी नानी और साहिल जैसे लोगों ने मेरा साथ दिया, जिन्होंने मुझे इंसान समझा, बोझ नहीं। उसकी आवाज ऊंची हो गई। मैं उसी दिन मर गई थी जब तुम अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हंसते हुए मेरे सामने आए थे। मैं उसी दिन मर गई थी जब तुमने कहा, काश मेरे माँ बाप होते और तुम मुझे वापस भेज दिए होते। तुमने मुझे मरा हुआ समझकर छोड़ दिया, लेकिन मैं जिंदा थी और जिंदगी ने फिर से मुझे गले लगाया। मैंने आंखें बंद कर ली, लेकिन आंसू नहीं बहे। शायद अब रोना भी बेकार लग रहा था। तो माफी मांगने आए हो, लेकिन तुम्हारी माफी मेरे जख्मों को नहीं भर सकती। तुम्हें मेरी बद्दुआ मिली है रवि। वो मेरे बिल्कुल पास आई, धीरे से बोली, तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे। मोहब्बत तुम्हें तरसाएगी और तुम पल पल मरोगे। मैं कांपते हुए बोला, क्या तुम दिल से बद्दुआ देती हो? वो हंसी। दिल तो तुम्हारे साथ दफन हो चुका था। बद्दुआ मेरे वजूद की आखिरी चीख है। मैं उठकर दरवाजे की तरफ गया, फिर मुड़ा। तुम खुश हो ना? हाँ, और तुम्हारी बदौलत, क्योंकि मैं तुमसे छुटकारा पा गई। और आखिरी बात, अब मुझे तलाक के कागज भेज देना ताकि मैं साहिल के साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। मेरा दिल एक लम्हे को बैठ गया। मैं वापस अपने फ्लैट में आया। सोनिया तलाक ले चुकी थी। सब कुछ ले गई थी, पैसा, इज्जत, यहाँ तक कि मेरा नाम भी। अब मैं सिर्फ एक एम्प्लॉय के तौर पर जाना जाता था। मैंने खुद को कमरे में बंद कर लिया। हर दिन एक जैसा गुजरने लगा। मैंने नम्रता को तलाक दे दिया क्योंकि मैं जानता था बस अब यही मेरे गुनाहों की माफी है। एक दिन शरीर में अजीब सी थकान महसूस हुई। डॉक्टर के पास गया। टेस्ट हुए, रिपोर्ट आई। रवि साहब, आपके टेस्ट में कुछ गड़बड़ है। शायद आप बाप नहीं बन सकते, डॉक्टर ने कहा। लेकिन मेरे लिए वो शब्द मौत से कम नहीं थे। अब मैं समझ चुका था कि नम्रता के साथ औलाद इसलिए नहीं हो रही थी क्योंकि वो बीमार थी, बल्कि दिक्कत तो मुझ में थी और मैंने सारा दोष उस पर डालकर उसे ही खत्म करने की कोशिश की। मेरे दिन अब आलस भरे हो चुके थे। कभी किसी दरवाजे पर बैठता, कभी पार्क में, कभी किसी मंदिर के पास। लोगों के पीछे नजर लगाने वाला शख्स अब खुद नजरअंदाज हो चुका था। अक्सर लोग आकर खाना दे जाते, कुछ पैसे, कभी कोई भिखारी भी मुझ पर तरस खा जाता। मेरी जिंदगी खत्म नहीं हुई थी, मगर मर चुकी थी और उस जिंदगी की दीवार पर सिर्फ एक बात लिखी थी, तुम कभी खुश नहीं रह सकोगे। मैं हर सांस में उसकी बद्दुआ की आवाज सुनता हूँ, जो एक औरत ने नहीं, एक आत्मा ने मुझे दी थी। और अब मैं जिंदा हूँ सिर्फ इसलिए कि मैं पल पल मर सकूं। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी कहानी पसंद आई हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और नोटिफिकेशन बेल दबाएं ताकि अगली अपडेट सबसे पहले आपको मिले। धन्यवाद।